नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी अपना चैप्टर है मैनेजमेंट। देखिए, प्रबंध के सिद्धांत और तकनीक है। प्रबंध से संबंधित हमारे पास टोटली 3 चैप्टर हैं, जिससे से हमने 2 चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जहां हमने मैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग एंड उसका इम्पोर्टेंस समझा और प्रबंध की कुछ प्रकृति और उसके कार्य समझे थे। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध की तकनीक है। देखिए, आज की क्लास में केवल हम इस प्रबंध के सिद्धांत का परिचय समझेंगे। उसके बाद हमारे अलग अलग विद्वानों द्वारा जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो आगे की क्लासों में पूरा करेंगे। फिलहाल हम अपना एक छोटा सा परिचय समझने की कोशिश करते हैं। परिचय एटलीस्ट सबसे पहले बात करते हैं, सिद्धांत क्या होता है। भाई, प्रिंसिपल कहते किसे हैं, हम सिद्धांत किसको कहेंगे। कई बार हमने इस शब्द को सुना है, कई बार हमने इस वर्ड से रिलेटेड जाना भी है, समझने की कोशिश भी करी है, सुना भी है, लेकिन क्लियरली हमें नहीं पता कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा इस वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर और पर्याप्त तर्क वितर्क के आधार पर एक निश्चित मत या विचार जो समय, अनुभव एवं निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरा है, सिद्धांत कहलाता है। एक डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, जो आपके सामने पड़ी है। एक बार फिर उसको थोड़ा समझते हैं, एक एक वर्ड को लेकर समझते हैं। किसी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाण। देखिए, सिद्धांत बनते कैसे हैं, सिद्धांत आखिरकार बने कैसे। तो कोई भी विषय क्यों नहीं हो, अलग अलग विषय से संबंधित अलग अलग सिद्धांत बने हैं। जब किसी विषय से रिलेटेड पर्याप्त प्रमाण मिले, हमें उससे रिलेटेड जो सफिशिएंट हमें कुछ प्रूफ मिले हैं, उनका अध्ययन किया, उनसे रिलेटेड पर्याप्त तर्क वितर्क हुए, उन पे डिस्कस हुआ कि ये जो बातें हैं वो असत्य हैं, असत्य हैं, कितना कुछ हद तक सही है, गलत है, क्या ये करने से हमें सही रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, भाई बहुत सारी चीजें हैं। उन सब पे डिस्कस करने के बाद जो उनका अनुभव हुआ, जो उनका निरीक्षण किया गया, जो उनका परिणाम निकला है, उसी परिणाम को हमने एक सिद्धांत का रूप दिया है। ये सिद्धांत शब्द जरूरी नहीं मैनेजमेंट के लिए, ये हर जगह सब में जहां भी आपको सिद्धांत मिल रहा है, वहां उसका मीनिंग यही रहता है कि एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पर जब लोग उस पर डिस्कस करते हैं, जब लोग उस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई मैं ठंड के मौसम में गया था, उधर गया था तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट स्टार्ट किए। तो कहने का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करोगे तब जाके सॉल्व होता है। और हम लोगों ने, हमारे कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इन पे डिस्कस करके कुछ सिद्धांत निर्माण किए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट में एक छोटा सा हम समझते हैं कि जो पूरा भारतवर्ष है। देखिए, भारत के इतिहास के बारे में कहना मुझे मतलब एक सूरज को दीपक दिखाने के समान है। न केवल ये भारत, पूरा विश्व। इतने सालों से जब हम इस चीज को समझते आ रहे हैं, तो हमारे पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। और उन इतिहास के आधार पर, उन पौराणिक घटनाओं के आधार पर, उन पौराणिक ग्रंथों के आधार पर जो नीति शास्त्र है, जो नैतिकता है, उन नैतिकताओं के आधार पर कुछ नए नए बिंदुओं को हमारे समक्ष रखे जाते हैं। तो भारतवर्ष या पूरे एशिया या पूरे विश्व, कोई भी कह सकते हो, अब न केवल पूरा भारत ही मैं कहूँ, पूरा विश्व, जिनके जो पौराणिक ग्रंथ है, जो पौराणिक ग्रंथ जो प्राचीन काल से जो चीजें समझते आ रहे हैं, उनके आधार पर कुछ सिद्धांत बने हैं। उन घटनाओं के आधार पर सिद्धांत बने, उन लोगों ने जो सिद्धांत बना के दिए हमें। साथ में हमारे पास एक आधुनिक प्रबंध आता है, जो मॉडर्न मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, जिसको वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। आप आधुनिक प्रबंध कहो या साइंटिफिक मैनेजमेंट को, एक ही बात होती है। और इस साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रतिपादन किया है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को हमारे सामने लेके आए हैं, वो महान एक विद्वान है हमारे सामने, हेनरी फेयोल, जिनके बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना भी पड़ेगा। हेनरी फेयोल ने हमें 14 सिद्धांत दिए हैं एक संस्था में काम करने वाले लोगों के आधार पे। एक कर्मचारी और एक उसके एम्प्लॉयर के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए, एक मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, उसको समझते हुए हेनरी फेयोल ने हमें 14 सिद्धांत दिए हैं।
उन सिद्धांतों के आधार पर एक संस्था अपना मैनेजमेंट कर सकती है। साथ में ही हमारे पास जो हेनरी फ्योल के अलावा और भी कई ऐसे अलग अलग विद्वान हुए हैं, जैसे F.W. टेलर है, मैक्स वेबर है, एल्टन मेयो है। उन्होंने भी हमारे सामने बहुत सारे अलग अलग विद्वान मतलब सिद्धांत दिए हैं। हम कह सकते हैं कि इन सिद्धांतों मतलब इन कर्मचारियों और मैनेजमेंट करने वाले लोगों की प्रवृत्ति को या उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए या प्रबंध की स्थिति या आपके संस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विद्वानों ने कम से कम 6 से लगाकर 54 सिद्धांत दिए हैं, और हमें इन सभी सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, समझना होगा। इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। ये तो था थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज। अब हम सीधा पहुंच जाते हैं हमारे इस टॉपिक को लेकर और एज ए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि देखिए हमें 12th एग्जाम भी देना है। हमें मैनेजमेंट की स्टडी करने के साथ साथ आज फिलहाल ये भी समझना है कि हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और 12th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है ये, और उस टॉपिक को लेकर हमें एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही रहता है कि इस टॉपिक में से एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण चैप्टर मैं कह सकता हूँ कि इसमें से 100% प्रश्न आते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, 100% प्रश्न आते हैं। और जहां आपके पास में हेनरी फ्योल के सिद्धांत हैं, F.W. टेलर के सिद्धांत हैं, आपके पास मैनेजमेंट टेक्निक्स है, इन सब में से कहीं ना कहीं प्रश्न बनते ही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी फ्योल को लेकर। थोड़ा सा हेनरी फ्योल को समझाते हैं। हेनरी फ्योल क्या है, कौन थे, उन्होंने सिद्धांत दिए तो किस आधार पे दिए हैं, और आखिर कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं हेनरी फ्योल के सिद्धांतों को लेकर, फिर उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हेनरी फ्योल ने टोटल हमें 14 सिद्धांत दिए हैं। देखिएगा, आपको हमेशा इन 14 सिद्धांत को याद रखना होगा, बिना इन सिद्धांतों के आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। तो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है हेनरी फ्योल ने। चलिए आज हम पूरे 14 सिद्धांत नहीं समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, आपने कहा कार्य का विभाजन करना। हेनरी फ्योल का पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन करना। देखिए, एक संस्था को लेकर हम काम करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए आप एक संस्था को चला रहे हो, आप अपने आप को एज ए मैनेजर समझिएगा। समझने की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को एक मैनेजर समझिएगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट के मैनेजर हो और उस संस्था को आप संचालित कर रहे हो। मान लीजिए आपकी एक संस्था है जिसके अंदर आपके पास 20 वर्कर काम करने वाले हैं। 20 वर्कर की संस्था आप लेके चला रहे हो, जहां आप उस संस्था का हेड आप हो और आपके नीचे टोटली 20 लोग काम करने वाले हैं, जिनको आप समय समय पर इंस्ट्रक्ट करते रहते हो, आप उन्हें काम देने का कार्य करते हो। अब आपका पहला काम यही रहता है कि आपके पास जितने भी अलग अलग काम है, क्योंकि एक संस्था पर्टिकुलर एक ही काम तो करती नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर काम करता है। तो हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि आपके पास जितने भी काम है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, उसे उसकी योग्यता के अनुसार व्यक्ति को बांट देना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा काम कर सकता है उसे वो काम दे दिया जाना चाहिए। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कंप्यूटर में अच्छा काम करता है तो उसको कंप्यूटर वर्क दीजिएगा, कोई मैनुअली अच्छा करता है तो उसे मैनुअली दीजिएगा। अब मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर या आपकी संस्था के अंदर आप जैसे माल बेचने का काम कर रहे हो, कोई व्यक्ति अच्छा सेल्समैन है तो उसको माल बेचने का काम दीजिए, कोई व्यक्ति अच्छा मार्केटिंग कर सकता है तो उसको मार्केटिंग का काम दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे काम सभी व्यक्ति करें या आप सारे काम हर एक व्यक्ति से करवाएं। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार उसका काम बांट देना चाहिए। तो पहला हमारा पॉइंट आता है कार्य का विभाजन। हेनरी फ्योल यही कहते हैं कि आपका एज ए मैनेजर आपका सबसे फर्स्ट यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके बिजनेस में या आपके इंस्टीट्यूट में जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसे उसकी योग्यता के अनुसार उसका काम दे देना है, उसे उसकी योग्यता के अनुसार उसका काम बांटना होगा, उसे उसका काम देना होगा। तो हेनरी फ्योल के अनुसार अपना पहला सिद्धांत आता है एक संस्था में कार्य का विभाजन करना। दूसरा पॉइंट आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए, बहुत बड़ा शब्द है, ये केवल हेनरी फ्योल के कहने से पॉपुलर नहीं हुआ है, ये बहुत ही बड़ा शब्द है। अनुशासन
देखिए, अनुशासन का सामान्य अर्थ हम क्या जानते हैं? स्वयं का शासन। देखिए, आप अपने आप को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना। आपकी संस्था में जो डिसिप्लिन बना रहे, डिसिप्लिन बनाने का मतलब ये रहता है कि जो सिस्टम आपने बनाया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वो हर व्यक्ति फॉलो करे। अब मान लीजिए आपने ये बनाया है कि आपके इंस्टीट्यूट का टाइमिंग सुबह 9 से 6 बजे तक का रहेगा। आपके एम्प्लॉय कई 11 बजे आ रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहे हैं, कोई 6 बजे की बजाय 4 बजे घर जा रहे हैं। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। आपने किसी को टारगेट दिया कि आपको एक दिन में ये पूरा काम करना है, वो उस काम को लेके बैठे रहे, 4 दिन तक काम किए जा रहे हैं, वो पूरा नहीं हो रहा है, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो एज ए मैनेजर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने संस्था में डिसिप्लिन क्रिएट करो। जिसको जो काम दिया है वो टाइम पे पूरा हो और विथ मैनर्स पूरा हो। एक संस्कार आपको देने होंगे। जिस प्रकार से एक बच्चे को संस्कार उसके घर में मिलते हैं, ठीक उस प्रकार से उस एम्प्लॉय को उसको संस्कार उसके संस्था में मिलते हैं। आप एक एज ए मैनेजर वहाँ काम कर रहे हो तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके जितने भी साथ में काम करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं व्यक्ति हो, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप उसे डिसिप्लिन करके चलो। आप उसके साथ इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना है कि वो आपको कुछ भी कह दे, आप सुने जा रहे हो, आप बोल रहे हो, सामने वाला सुन नहीं रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ हेनरी फयल ये नहीं कहते हैं कि आपको वहां जाके झगड़ा करना है, अनावश्यक रूप से लोगों को डांटना है, ये नहीं कहते हेनरी फयल। हेनरी फयल ये कहते हैं कि आपको केवल एक वहां पे डिसिप्लिन क्रिएट करना है। जैसा कि हमने एक मैनेजमेंट की विशेषता भी समझी थी कि प्रबंध अदृश्य शक्ति है, प्रबंध दिखने वाला नहीं होता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति, अमूर्त शक्ति होती है। प्रबंध सिर्फ लोगों के मन में होना चाहिए। मैनेजमेंट जो प्रबंध होता है, प्रबंध का मतलब सामान्य मतलब हम क्या जानते हैं? व्यवस्था। प्रबंध का हम सामान्य अर्थ क्या जानते हैं? व्यवस्था है जो है, जो चीजें जहां होनी चाहिए वही होगी। अब हम ज्यादा दूर क्यों जाए, आपके घर की बात देख लीजिएगा। आपके घर के अंदर भी तो मैनेजमेंट होता है। आपके घर के अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरे घर को संचालित करता है। वो घर का जो मुखिया रहता है वो घर को पूरा संचालित करता है। उनके इंस्ट्रक्शन पर काम चलते हैं। वो कहेंगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होता है। सीधी सी बात है। उन्होंने कह दिया नहीं 9 बजे बाद घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, दैट मीन क्लोज, गेट बंद करना पड़ेगा, नहीं जाना मतलब नहीं जाना है। तो यही सिस्टम रहता है ना, वही डिसिप्लिन है। जिस घर में आप लोगों ने भी देखा होगा, जिस घर का डिसिप्लिन अच्छा है वो बहुत अच्छे ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। जहां का डिसिप्लिन सही नहीं है, झगड़ा हो रहा है, बच्चे पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, औलाद बिगड़ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है। तो कहने का हमारा तात्पर्य रहता है कि एक संस्था को आपको टॉप लेवल पे लेके जाने के लिए आपके मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत सारे ऐसे काम है जो मैनेजमेंट अपने हाथ से नहीं करते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट करवाते हैं। क्योंकि हम प्रबंध का अर्थ ही तो यही जानते हैं कि प्रबंध एक दूसरों से काम कराने की कला है। प्रबंध का तात्पर्य दूसरों से काम कराने की कला है। आप लोगों से काम किस प्रकार से करवा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई काम आपके सामने पड़ा है ना, व्यक्ति नहीं कर रहा, भाग के आप खुद कर रहे हो ना, मुंह चढ़ा के घूम रहे हो। ये नहीं होता बेटा, काम ये नहीं है। आपका काम एज ए मैनेजर, आपका काम ये रहता है कि आपको लोगों से काम कराना आना चाहिए। एज ए लीडर आपको काम कराना आना चाहिए। लोग आपको फॉलो करने चाहिए। आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे लोग आपके पीछे चले। आप लोगों से काम लीजिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि काम तो करेगा, जो एम्प्लॉय आपके पास में आया है वो काम करने के लिए आया और उसको करना ही है, लेकिन नहीं, उसे एक अच्छे ढंग से काम करवाओ, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हेनरी फयल यही कहते हैं कि आप अपनी संस्था में डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए। आपको अपने यहाँ पे एक अनुशासन को बनाए रखना होगा, अनुशासन बनाना पड़ेगा, तब जाकर काम होता है। जब तक आप अपने संस्था में डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करोगे, आपकी संस्था अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका उत्तरदायित्व। देखिए, उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी होगी। जब किसी व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो काम अच्छे ढंग से होता है। कैसे होगा, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के को लेकर समझते हैं कि आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ये एक इस तरह से रेस्पॉन्सिबल करना होगा कि आपका काम है, आपको ही पूरा करना है। जब आप उसे इस तरह से रेस्पॉन्सिबल करोगे, एक बाउंड करोगे, तब जाके वो काम पूरा होगा।
तो हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को आपको एक रेस्पॉन्सिबल बनाना होगा, उसे एक अधिकार देना होगा। देखिए, अधिकार और उत्तरदायित्व को हम समझ रहे थे। अधिकार और उत्तरदायित्व का तात्पर्य था कि आपकी संस्था में जो आपका मैनेजर है वो अपने कर्मचारियों को डांटने, बताने या कहने का अधिकार रखता है, लेकिन साथ में उसकी जिम्मेदारी ये रहती है, ये पॉइंट होता है कि उसके लिए सभी कर्मचारी एक जैसे होते हैं। उसको सबको एक समान रूप से अधिकार देने होंगे, उसको समान रूप से उनका उत्तरदायित्व देना होगा। ये हेनरी फ्योल कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आदेश की एकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आदेश की एकता। हेनरी फ्योल के अनुसार आपकी संस्था में एक ही आदेश देने वाला होना चाहिए। आदेश देने का काम एक व्यक्ति करना चाहिए ताकि आपका एम्प्लॉय उस काम को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास में जो एम्प्लॉय आया है उसको 4 जने ऑर्डर दे के चले गए। सुबह आके एक ने कहा भैया ये काम करना, आधे घंटे बाद दूसरे ने कहा नहीं ये नहीं तू ये करना। तो इस तरह से वो कंफ्यूज होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हेनरी फ्योल कहते हैं कि आपकी संस्था में आदेश देने का काम एक व्यक्ति का होना चाहिए। एक ही व्यक्ति जब आदेश देगा तब संस्था अच्छा काम कर सकती है। तो उनका एक सिद्धांत है आदेश की एकता। नेक्स्ट आता है निर्देश की एकता। हेनरी फ्योल के अनुसार ये कहा गया कि आपकी जो संस्था में निर्देश देने का काम है, आदेश और निर्देश, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही संचालित होना चाहिए। बार बार समय समय पर हर काम को लेकर अलग अलग व्यक्ति यदि निर्देश देते हैं तो सामान्यतः काम करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूजन फील करता है। तो हमने टोटली 5 ऐसे सिद्धांत समझाए हैं, टोटल 14 है। बाकी सारे सिद्धांत हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल आपको ये परिचय और इन सिद्धांतों को थोड़ा सा पढ़ना है, साथ में आपको बुक से थोड़ा सा रीडिंग लगाना है। देखिए, मैनेजमेंट एक टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। ये तीनों चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। एक बार आप इनको पढ़िएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज क्रिटिकल रहती है, बट यदि आप प्रयास करोगे तो आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। और यदि कोई समस्या रहती है आप हमें ज़रूर कमेंट लिखिएगा। आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। बाकी आप लोगों को करना है, आप लोग प्रयास कीजिए, तब जाके सब संभव हो पाएगा। ठीक, धन्यवाद।